हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा जाकर पहले वो देख लो, और जिसने देख लिया शुरू करते आज का ए वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूवन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा दर्द में होने के बावजूद भी साइको से स्माइल देते हुए कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था ये वैसा ही है, मेरा ये वेरिएंट अब तक का सबसे डेडलीस्ट है। जिसके साथ ही फिर हमें जूवन के उस फ्लेम को दिखाया जाता है कि अंदर से इम्यून अमाउंट ऑफ पर्पल लाइटनिंग निकल रही होती है। उसका कलर सभी कलरों से मिलकर के एक डार्क कलर बन चुका होता है, जो सीधा जूवन की हेवनली ड्रैगन सोल के माथे पर भी अपेयर हो रखा होता है। क्योंकि इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर्स को भी कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए हेवनली ड्रैगन सोल भी दर्द के मारे एक चीख लगाती है, जबकि उसका असर इंटरनली तौर पे इधर जूफेन को भी होता है। इस वजह से इंटरनली इंजर्ड होते हुए अपने मुंह से खून खासता है। पर जब आसमान में जूफेन की उस पावर की वेव्स आती हैं, तो उस पावर प्रेशर की वजह से येलिन की गोल्डन फ्लेम्स भी बीच में ही रुक जाती हैं। इन्हें देखकर इधर येलिन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसके सामने तो मेरी गोल्डन फ्लेम्स भी रुक चुकी है। मेरी ये डेसिमेटेड गोल्डन फ्लेम्स इस ब्लैक लाइटनिंग फ्लेम की स्ट्रेंथ के आगे पूरी तरीके से सप्रेस्ड हो चुकी है, और अब ये उस बंदे की फ्लेम्स के आगे तो फाइट बैक भी नहीं करना चाहती है। आखिर इस बंदे की ये कितनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर्स हैं, जो कि यहाँ पर मुझे भी काफी ज्यादा डरा रही हैं। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि उस पावर का इफेक्ट ना सिर्फ अंदर बल्कि बाहर भी होने लगता है। इवन कि उस ब्लैक लाइटनिंग टेरिफाइंग फ्लेम्स के आगे मेरे वर्ल्ड में सेटअप हुई वो वॉचिंग अरेज भी उसे नहीं संभाल पा रही होती है। जैसे वहाँ पे अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो बाहर से नहीं दिख पा रहा होता है। आखिरी क्लाइमेक्स ना देख पाने की वजह से इधर सारी ऑडियंस भी चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, आखिर हम स्क्रीन क्यों नहीं देख पा रहे हैं, इस स्क्रीन को क्या हो गया। तभी इधर एक बंदा एक्सीलेंटो के पास आते हुए उसे बताता है कि एक्सीलेंटेड उन दोनों के ऊपर नजर रखने वाली वो वॉचिंग अरेज भी उन दोनों की पावर इंटरफेरेंस की वजह से खराब होती जा रही है। ये चीज हमें उन्हें करीब से देखने में रुकावट कर रही है। अभी सबसे करीबी जो मॉनिटरिंग अरे काम कर रही है तकरीबन उन लोगों से 5 मील दूर है। सुनकर तो वो दोनों एक्सीलेंटेड भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि आखिर तुमने क्या कहा। और साथ ही एक्सीलेंट आयरन तो थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहते हैं कि अब ये मत कहना कि उन दोनों की पावर्स की शॉक वेव से इतनी ज्यादा टेरिफाइंग है कि वो हमारी मॉनिटरिंग अरेज को डैमेज करने के लिए काफी है, मगर यहाँ तक ये तो हम भी नहीं कर सकते, लगता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि उस पावर के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए वो अपनी पूरी जान लगा रहा होता है, जिसमें कि उसे भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, ताकि उसकी सारी बॉडी अंदर से इंजर्ड भी हो रही होती है। मगर फिर भी जूवेन उस सबको कंट्रोल करते हुए कहता है कि वास्तव में तो मैं अपनी इस करंट स्ट्रेंथ के साथ में मैं इस पावर को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि इस पावर का एनर्जी लेवल बाकी के सभी 5 सीक्रेट बीस्टों से भी कहीं ज्यादा है। मगर इस बार मैं इसे कैसे भी सहन करूंगा, ताकि इसकी वजह से तुम छोटे बच्चे सीधा हेल में जाओगे और ना ही तुम्हें कोई बचने का मौका मिलने वाला है। तो कहते हैं जूवेन अपनी सारी एनर्जी को अनलेस करते हुए एक चुटकी बजाता है। साथ ही सीक्रेट बीस्ट की सभी पावर्स एक साथ कंबाइन होकर के जूवेन के हाथ पे एक ब्लैक लाइटनिंग फ्लेम बन जाती है। देखकर इधर येलिन की भी काफी ज्यादा फट जाती है, मगर लेकिन अपनी हार ना मानते हुए एक जोरदार चीख लगाता है। वो अपनी पूरी ताकत के साथ में अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे येलिन के गोल्डन ड्रैगन सोल की पावर उसकी फुल लिमिट तक बढ़ चुकी होती है, फिर वो अपनी डेसिमेटेड गोल्डन फ्लेम में और भी ज्यादा प्रेशर डालता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि येलिन की वो फ्लेम सीधा जूफेन के ऊपर हमला करने के लिए अब आगे बढ़ने लगती है, मगर जूफेन भी अपने हाथ पे हुए उस फ्लेम को आगे की ओर बढ़ाता है। उस फ्लेम से बड़ी आराम से कहता है कि जाओ। कहते हैं फिर जूफेन भी अपनी उस ब्लैक लाइटनिंग फ्लेम को सामने की ओर फेंकता है, जो कि भाई अपने पीछे टेरिफाइंग पावर्स को अनलेस करते हुए तेज लाइट की स्पीड के साथ में सीधा येलिन की फ्लेम की ओर ही आगे बढ़ रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सामने होती है एक तरफ येलिन की बहुत बड़ी गोल्डन फ्लेम का क्लस्टर, जबकि दूसरी ओर उसका सामना करने के लिए होती है जूफेन की नई ब्लैक लाइटनिंग फ्लेम, जो कि हालांकि साइज में तो उससे काफी ज्यादा छोटी होती है, पर जब वो दोनों पावर्स एक दूसरे से जाकर के टकराती है तो वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। धमाके की पावर इतनी ज्यादा होती है कि उसका आफ्टर इफेक्ट भी इतना ज्यादा खतरनाक होता है। पावर्स निकलती हैं कि जैसे कि 2 प्लैनेट्स एक दूसरे से जाकर के टकराए हो। मगर उसके बाद फिर हमें येलिन की हालत को दिखाया जाता है। सामने के नजारे को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी हमें उसके सामने के नजारे को दिखाया जाता है कि जूवेन के उस ब्लैक फ्लेम के आगे येलिन की फ्लेम तो पूरी तरीके से डिसअपीयर हो चुकी होती है। जूवेन की फ्लेम्स अभी भी बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ रही होती है। अपनी आंखों के सामने देख करके येलिन को भी अपना अंत सामने
में दिख गया होता है। वो घबराते हुए अपने मन में कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया। ब्रदर वुकिंग भी अपनी जूनियर ब्रदर के लिए परेशान होते हुए उसे आवाज लगाते हैं, लेकिन इधर ज़ूफेन भी अपनी इन पावर्स को देखकर काफी ज्यादा सेटिस्फाइड होता है कि अभी कहाँ ज़ूफेन के इन फ्लेम्स का जलवा खत्म होने वाला होता है, क्योंकि अभी येलिन अपनी आखिरी कोशिश करते हुए ज़ूफेन के फ्लेम्स को रोकने के लिए अपने गोल्डन ड्रैगन की सैटरिंग ड्रैगन क्ला का इस्तेमाल करता है। ज़ूफेन की ब्लैक लाइटनिंग फ्लेम के ऊपर अपने ड्रैगन का एक बड़ा सा पंच दे मारता है, जिसके साथ ही हमें इधर ज़ूफेन को भी दिखाया जाता है जो कि अपने सामने के नजारे को देखकर के काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। ज़ूफेन का वो एक्शन येलिन के उस ड्रैगन के पंच की वजह से नहीं, बल्कि सामने खड़े एक्सीलेंट हायरन को देख करके आया होता है कि एक्सीलेंट हायरन पोर्टल ओपन करते हुए सीधा उन दोनों की फाइट के बीच में आ गए होते हैं कि उन दोनों के हमले तो अभी टकराए भी नहीं होते हैं। ये देख करके येलिन भी थोड़ा हैरान खड़ा होता है। फिर इधर ज़ूफेन एक ठंडी टोन में एक्सीलेंट हायरन से कहता है कि एक्सीलेंट हायरन, आखिर अब इस सब का क्या मतलब है? अभी भी हम दोनों की इस फाइट का समय बचा नहीं हुआ है। एक्सीलेंट हायरन भी ज़ूफेन से कहते हैं कि बच्चे, मैं ये सब कुछ क्लियर देख पा रहा हूँ, इस फाइट का आउटकम क्लियरली दिख रहा है, तो फिर आकर इस सबसे क्या फर्क पड़ता है? जिनका ज़ूफेन भी उनसे कहता है कि मगर लेकिन डबल ड्रैगन गैदरिंग के कुछ रूल्स हैं, इसमें कि जब तक कि एक साइड अपनी पूरी तरीके से हार न मान ले या फिर उसे पूरी तरीके से कुचल न दिया जाए, तब तक दूसरे की जीत नहीं होती। मेरे ख्याल से एक्सीलेंटेड इस रूल के बारे में मेरे से ज्यादा जानते होंगे, पर फिर भी ये जानते हुए आप यहाँ पे आए। फिर भी एक्सीलेंटेड पूरा वेस्टर्न लैंड हमें देख रहा है, आप यहाँ पे आकर के जो चाहे वो नहीं कर सकते। इस सब की वजह से इतनी सालों से बना आपका डबल ड्रैगन गैदरिंग का ही नाम खराब होगा। तो इधर ज़ूफेन की ये सारी बातें सुनकर के इधर एक्सीलेंटेड भी थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहते हैं कि ये बदमाश बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी है। मैं ये भी समझ चुका हूँ कि तुम येलिन को हरा करके उसके सिर को थाली में परोसना चाहते हो, तुम्हें यार इस तरीके से मेरा मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए। इनका इतना ज्यादा भयानक गुस्सा उसके स्पिरिचुअल एनिमल के जख्मी होने की वजह से निकला है, और देख करके लगता है कि बिना किसी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के इसका गुस्सा जरा भी नहीं कम होने वाला। अब ये सब सोचने के बाद में फिर एक्सीलेंट हायरन येलिन से ही कहते हैं, लगता है कि तुम्हें अपनी हार को मानते हुए इस बैटल को खत्म कर देना चाहिए। एक्सीलेंट हायरन की ये बात सुनकर के येलिन भी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है, एक सीक्रेट बीस्ट का डिसेंडेंट होने के नाते हम दोनों में से यहाँ पे कोई हार मानने वाला नहीं है। बैटल तो सिर्फ हम दोनों में से एक के खत्म होने पर ही रुकेगी। फिर आखिर मैं इसके कहने पर इस तरीके से अपनी हार कैसे मान सकता हूँ? दोस्तों फिर येलिन ज़ूफेन से चिल्ला करके कहता है कि ज़ूफेन, अपने इस मूव को फिर से मेरे ऊपर इस्तेमाल करो, और इस बार मैं इस मूव को डॉज बिल्कुल नहीं करूंगा। तो एक्सीलेंट हायरन भी अपने मन में कहते हैं कि ठीक है, मैं समझ गया, ये दोनों के दोनों ही साले बिल्कुल डीट है। फिर हमें इसके बाद में दिखाया जाता है कि उन दोनों के अटैक्स फिर से एक दूसरे के साथ टकराने के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर जैसे ही येलिन की ड्रैगन की क्ला ज़ूफेन की उस फ्लेम को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, ज़ूफेन की फ्लेम वहीं बीच में अचानक एक्सप्लोड हो जाती है। वैसे येलिन के ड्रैगन की वो ड्रैगन क्ला एक ही पल में डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरी तरीके से टूट करके बिखर जाती है, जो देख करके तो एक्सीलेंट हायरन का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस ब्लास्ट की वजह से उनकी उस ब्लैक लाइटनिंग फ्लेम का एक हिस्सा अचानक येलिन के ऊपर भी जाकर के टकराता है। टकराते ही अचानक से पर्पल लाइटनिंग के साथ में इतनी ज्यादा पावर अनलिस होती है, इसके दर्द की वजह से इधर येलिन भी जोरों से चीखने लगता है। अगले ही पल वो पूरी तरीके से जल गया होता है। बेहोश होने के साथ में उसकी ड्रैगन फॉर्म भी उसके ऊपर से हट चुकी होती है। उसे देख कर तो एक्सीलेंट हायरन भी शॉक के मारे हैरान होते हुए कहते हैं, लड़के की ब्लैक थंडर फ्लेम तो इतनी ज्यादा टेरिफाइंग निकली, यहाँ तक कि वो मेरे कंट्रोल से भी स्केप करके निकल गई। हे भगवान, आखिर ये सब क्या था? आखिर ये किस तरह की भयानक टेरिफाइंग फ्लेम थी? साथ ही फिर हमें इधर येलिन की ओर दिखाया जाता है, जो कि इनकी फ्लेम के उस हमले को सहने के बाद में पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुका होता है। फिर वो बुरी तरीके से जख्मी होते हुए सीधे नीचे जमीन पर गिरने लगता है, मगर जैसे ही अगले ही पल वो नीचे जमीन पर गिरने ही वाला होता है, जमीन पर टकराने से पहले ही बीच में ब्रदर वुकिंग आकर के उसे बचा लेते हैं और उसे बेहोशी की हालत में ही अपनी गोद में उठाते हुए नीचे जमीन पर ले आते हैं। साथ में बाहर से यानमो भी येलिन की इस हालत को देखते हुए अपने मन में कहता है, ज़ूफेन वाकई में एक फ्रिकिंग सीवेज मॉन्स्टर है। वो यहाँ तक कि सभी लोगों के सामने उस बंदे को भी जख्मी करने में कामयाब हो गया, क्योंकि खुद एक्सीलेंटेड की प्रोटेक्शन में था। कहीं में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, और इससे ये पूरा का पूरा एंटायर वेस्टरलैंड उसे जान जाएगा, और वो यहाँ तक कि एक दिन वेस्टरलैंड का सबसे बेस्ट भी माना जाएगा। जबकि इधर इसी के साथ में हमें एक्सीलेंटेड बाइमी को भी दिखाया जाता है, क्योंकि वही अपनी पुरानी जगह पे ही खड़े होते हैं। फिर सामने के नजारे को देखते हुए अपने मन में कहते हैं कि यहाँ तक कि वो ओल्ड मैन हायरन टाइम पे भी पहुंच गया, फिर भी उसके होते हुए भी इस तरीके की घटना घटी, जो कि वाकई में बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है। और इस लड़के की ये थंडर फ्लेम वाकई में काफी ज्यादा अजीब है, जिसने की यहाँ तक कि हायरन की ड्रैगन क्ला को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये वाकई में ट्रूली टेरिफाइंग है। मैं तो बस अब ये सोच रहा हूँ कि आखिर वो छोटा लड़का येलिन कैसा है, क्या वो जिंदा भी है या फिर मर गया? तो अब जब एक्सीलेंट बाइमी इस सब के बारे में ही सोच रहे होते हैं, साथ ही फिर हमें अंदर का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज़ूफेन कमजोर खड़ा वहाँ पे वुकिंग को येलिन को बचा कर ले जाते हुए देख रहा होता है, मगर इधर ज़ूफेन की नजर सिर्फ और सिर्फ येलिन के ऊपर ही होती है, क्योंकि इतने समय पूरी तरीके से अनकॉन्शियस होता है और साथ ही काफी ज्यादा जख्मी भी। येलिन की इस तरीके की बुरी हालत को देखकर इधर ज़ूफेन भी अपने
आप को शांत करता है और फिर एक आराम की सांस लेते हुए वहीं पे जमीन पे चियाओ के पास में ही लेट जाता है। जबकि इधर एक्सीलेंट हायरन वू किंग के पास में आते हैं और उससे पूछते हैं वू किंग आखिर ये तुम्हारा जूनियर ब्रदर कैसा है। जो सुनकर वू किंग उनकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि एक्सीलेंटेड आपके इस चिंता के लिए बेहद बेहद शुक्रिया, लेकिन अभी जूनियर ब्रदर एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल स्टेज पर है, लेकिन अभी भी इसकी कुछ सांसें बची हुई हैं, तो शायद से इसके रिकवर होने की कुछ संभावनाएं बची हुई हैं। तो जानने के बाद में फिर एक्सीलेंट हायरन जूवन की ओर भी देखने लगते हैं, जो कि वहीं पे पूरी तरीके से एग्जॉस्ट होते हुए चियाओ के पास में ही लेटा हुआ होता है। तो उसको देखते हुए एक्सीलेंट हायरन भी अपने मन में कहते हैं कि इस यंग मैन ने ऑलरेडी इस तरीके की पावर्स को पोजेस करके रख रखा है, उसने यहाँ तक कि मेरी नाक के नीचे ही अपने दुश्मन को हरा डाला। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि आखिर वो फ्यूचर में क्या कुछ अचीव करेगा। ये तो वाकई में मॉन्स्टर्स में भी एक ट्रूली मॉन्स्टर है, वाकई में इसकी भविष्य की उपलब्धियां बिल्कुल अनइमेजिनेबल होंगी। साथ ही हमें जूवन को दिखाया जाता है जैसे कि पता चलता है कि येलिन अभी भी सांस ले रहा है। इंटरनली काफी ज्यादा जख्मी होते हुए भी खून खांसते हुए कहता है तो वो अभी भी इस सब के बाद में सांस ले रहा है। ये सब कुछ इस कमीने ओल्ड कोट की ही गलती है, इसने मेरी थंडर फ्लेम की ज्यादातर पावर्स को बर्बाद कर डाला और सिर्फ आखिर में उसकी एक बूंदी रह गई। जबकि इधर एक्सीलेंट हायरन भी जूवन की ये सारी बातें सुनकर के हंसते हुए कहते हैं कि ये ओल्ड कोट अभी भी यही है और ये मत सोचना कि तुम जो बड़बड़ा रहे हो वो मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, और क्या इस सब से तुम मुझे और भी ज्यादा बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तुम और ये लड़का येलिन, तुम दोनों ही हमारे वेस्टलैंड के सबसे रेयर टैलेंट हो, इसलिए हम तुम दोनों में से किसी को भी मरता हुआ देखना नहीं चाहते। और मैं भले ही यहाँ पर येलिन को बचाने के लिए आया, लेकिन अगर उसकी जगह पर तुम होते तो फिर मैं तुम्हारे लिए भी बिल्कुल यही करता। जब जूफेन भी एक्सीलेंट हायरन की ये सारी बातें सुनता है तो वो अपनी फ्लेम की उस पावर के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी थंडर फ्लेम इतनी ज्यादा पावरफुल होगी, यहाँ तक कि वो एक्सीलेंट हायरन के कंट्रोल से भी बाहर निकल कर ये सब कर पाएगी। मगर खैर मैंने इस कमीने छोटे बच्चे को काफी ज्यादा घायल कर दिया है, जो कि मेरी चियाओ के रिवेंज के लिए शायद काफी है। इसी के साथ फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही 6 घंटे कंप्लीट होते हैं, फाइट का टाइम खत्म हो जाता है, एग्जिट अरे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है, जिसके साथ ही फिर एक्सीलेंट हायरन भी वहां से जाते हुए कहते हैं कि अब फाइट का समय समाप्त हो चुका है और अब लड़ाई का फैसला जज पर निर्भर करता है। फिर इसी के साथ ही एक्सीलेंट हायरन के पीछे भी ब्रदर वू किंग भी अपने जूनियर ब्रदर को लेकर के वहां से एग्जिट गेट से सुमेरु वर्ल्ड से बाहर निकल चुके हुए होते हैं, और साथ ही उसकी सारी की सारी टीम भी, जिसके साथ ही फिर हमें जूफेन की टीम को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे कि कुई लैंग ने जूफेन को अपनी पीठ पर उठा लिया होता है और की चेंगलोंग जूफेन को उसकी रिंग लौटाते हुए कहता है कि स्टीवर्ट जू, जैसा कि आपने हमें इंस्ट्रक्शन दिया था, मैंने आपके स्पिरिचुअल बीस्ट को आपके इस रिंग में डाल दिया है। इसके साथ इधर जूफेन भी की चेंगलोंग से अपनी उस रिंग को ले लेता है और फिर चियाओ के बारे में सोचते हुए अपनी उस रिंग को देखने लगता है, और साथ ही फिर वो अपनी मुट्ठी बंद करते हुए उसे रख लेता है। इसी के साथ ही जूफेन के बाकी के सभी साथी भी एक एक करके वहाँ से बाहर जाने लगते हैं, और उन लोगों को जाते हुए देख करके डान किंग शेन भी कहता है कि एक्सीलेंट हायरन के सामने किसी को जख्मी कर पाना बच्चे तुम ये पहले हो जो कि हिस्ट्री में ये कर पाए हो। कहते हुए फिर डान किंग शेन भी वहाँ से अपनी तलवार को देखने के लिए चले जाते हैं। इसके साथ ही फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे की सारी की सारी ऑडियंस उन लोगों को बाहर आते हुए देख करके जोरों के नारे लगाने लगती है और कहते हैं कि ये फाइट वाकई में बेहद ही ज्यादा अमेजिंग थी, एक ऐसी वॉर थी जो कि शायद हम लोगों ने ना तो देखी है और ना ही आज के बाद कभी देख पाएंगे। इसके साथ ही इधर रेफरी एल्डर भी स्माइल करते हुए कहते हैं 5 बार से मैं इस डबल ड्रैगन गैदरिंग का जज रह चुका हूँ, मैंने अपने डिसाइपल्स को भी काफी देखा था, लेकिन सिर्फ आपने ही मुझे हमारे इस वेस्टलैंड की एक होप दिखाई है, वाकई में तुम लोगों ने काफी अच्छा किया। इसके साथ ही फिर वो अनाउंस करते हुए कहते हैं कि और टाइम आ गया है फैसला सुनाने का। इस अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट और डीमन स्कैमिंग सेक्ट के चैलेंजिंग फाइट में अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट अपने एक घायल बंदे के साथ में बाहर आया है, और साथ ही इधर डीमन स्कैमिंग सेक्ट भी अपने एक घायल बंदे के साथ में बाहर आया है, जिसका की रिजल्ट क्लियरली ड्रॉ है। तो रेफरी एल्डर जैसे इतना कहते हैं कि तभी वू किंग उन्हें रोकते हुए कहता है कि रुकिए, हमारे टीम मैच का परिणाम जूफेन और येलिन की फाइट के ऊपर ही डिपेंड करता था, और जूनियर ब्रदर को संभवतः ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन हार तो हार है, और येलिन जूफेन से हार गया, जिसका मतलब क्लियर है अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट डीमन स्कैमिंग सेक्ट से हार चुका है। तो उस पर रेफरी एल्डर भी वू किंग से कहते हैं कि वू किंग हमारी इस टीम बैटल की हार तुम्हारी पूरी के पूरे एंटायर सेक्ट को भी अफेक्ट करेगी, तुम्हारे एल्डर्स भी इस चीज के लिए मानेंगे और चीज को अप्रूव करेंगे। वू किंग कहता है कि हमारा अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट हमेशा ही केयर फ्री रहा है, वो ना सिर्फ फेम और वेल्थ के बारे में कोई चिंता करता है, बल्कि वो हार और जीत के बारे में भी कोई चिंता नहीं करता, इसलिए इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और किसी बात के लिए अपनी पाथ को मोड़ना ये हमारे सेक्ट की टीचिंग्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो वू किंग की ये सारी बातें सुनने के बाद में रेफरी एल्डर भी कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो इस वेस्टरलैंड के सभी 9 सेक्टों में पहले नंबर पर है। एल्डर ये बात अनाउंस करने वाला होता है कि तभी फिर से उन्हें कोई टोकते हुए रोक देता है। रेफरी एल्डर उससे पूछते हैं कि आखिर अब क्या दिक्कत है। इस पे जूफेन भी कहता है कि वास्तव में तो कुछ भी नहीं, लेकिन हम अभी इस टॉप पोजीशन को नहीं ले सकते। वू किंग उससे कहता है कि नहीं ब्रदर जू, आपने ही तो इस मैच को जीता है और जीतने पर यही मिलता है। जूफेन कहता है कि ब्रदर जू, क्योंकि ये एक टीम बैटल थी, इसलिए 10 के अगेंस्ट 10 होने चाहिए थे। येलिन और मेरी फाइट वो सिर्फ एक सिंगल फाइट थी, लेकिन अगर उस
फाइट के बाद में मेरे पास अगर लड़ने की भी जरा सी और पावर बची होती तो फिर मैं इस चीज को जरूर लेता, लेकिन हालांकि तुम सभी लोग मेरी इस स्थिति को देख सकते हो। हमारे बाकी के डिसाइबल्स का तुम लोगों के सामने कोई मैच ही नहीं था, इसीलिए इस टीम बैटल में हम लोग हारे हैं। मैं भले ही एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं जो कुछ भी करता हूँ वो ओपनली करता हूँ, इसलिए मैं जितना डिजर्व करता हूँ मैं उससे ज्यादा नहीं लेता, इसलिए मैं इस चीज को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता, वरना तो फिर मैं इसे तुम लोगों का दिया हुआ दान समझूंगा, और ये चीज मेरे लिए अपमान से अधिक कुछ भी नहीं है। ब्रदर ज़ूफेन की ये सारी बातें सुनकर तो ब्रदर वुकिंग भी काफी ज्यादा हैरानगी से ज़ूफेन को ही देखने लगता है और उसे पूरी रेस्पेक्ट के साथ में ग्रीट करते हुए कहता है कि ब्रदर ज़ू, तुम भले ही एक डिमोनिक कल्टिवेटर हो, मगर तुम वाकई में एक सच्चे जेंटलमैन हो। इधर हमारा हीरो भी एक आइकॉनिक डायलॉग मारते हुए कहता है कि मैं कोई जेंटलमैन नहीं बल्कि एक प्राउडेड विलन हूँ। तो क्या करके फिर ज़ूफेन क्विलिंग की पीठ पे बैठ करके वहाँ से चला जाता है। ब्रदर वुकिंग बस पीछे खड़ा उसे देखता रह जाता है और तभी पीछे से रेफरी एल्डर भी कहते हैं कि बहुत अच्छे, अब क्योंकि तुम दोनों ही इस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं करते हो, इसलिए तुम दोनों की बात को सुनते हुए मैं डिसाइड करते हुए बताता हूँ कि मुझे ज़ूफेन के शब्दों में ज्यादा सेंस दिख रहा है, इसलिए इस टीम बैटल का नतीजा उसी के हिसाब से किया जाएगा। इतना कहते ही वो सभी लोगों को अनाउंस करते हुए बताते हैं कि दोनों पक्षों की बात को ध्यान से सुनने के बाद मैं डिक्लेयर करता हूँ कि अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट की जीत डीमन स्कैमिंग सेक्ट की जीत से थोड़ी बेटर थी, इसलिए जीत अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट की होती है। रेफरी एल्डर की अनाउंस करते हैं क्योंकि अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट की इस वेस्टरलैंड में काफी ज्यादा अच्छी इज्जत है, इसलिए बाकी की सारी ऑडियंस भी इस फैसले को मानती है और उनके लिए तालियां बजाने लगती है। जबकि इधर यानमो भी अपने मन ही मन खुश होते हुए कहता है कि भले ही डीमंस का अपना खुद का एक पाथ होता है, शायद मैं भी आजकल इन लोगों की बातों से थोड़ा बदलने लगा हूँ। इधर हमें डैनियल और सिस्टर चूचू को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे इधर डैनियल तो काफी ज्यादा हैरान होते हुए सिस्टर चूचू से कहती है कि सिस्टर किंग चैन, ये क्या ज़ूफेन ने इतना कुछ करने के बाद भी अपनी ग्लोरी, अपनी टॉप पे आने की पोजीशन, वो सब कुछ छोड़ दी। अगर उसकी इस बात से उनके वेनेबल तो काफी ज्यादा उससे गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि एक इस तरीके का चांस जिंदगी में शायद ही कभी मिलता है, और शायद हो सकता है कि जब अगली बार ये लोग वापस इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में आए तो शायद उस टाइम ये अपने आप को और ज्यादा आगे न बढ़ा पाए। इस पर सिस्टर चूचू तो उसकी बातों को सुनते हुए कुछ नहीं कह रही होती है और सिर्फ हल्के से स्माइल कर रही होती है, साथ ही उससे बस इतना कहती है कि वो बस ऐसा ही है, बिल्कुल पहले की तरह ही से, जैसे कि आज तक किसी भी चीज की परवाह नहीं रही। इसी के साथ में हमें उनके पीछे एक जख्मी दिल आसिक को भी दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं है बल्कि उनके ही सेक्ट का यंग मास्टर होता है। वो ज़ूफेन की इस जीत पर काफी ज्यादा गुस्से में अपने दांत पीसते हुए मन में कहता है कि तू कमीने ज़ूफेन, तू मर क्यों नहीं जाता। जब स्कैमिंग और ट्रिक्स की बात आती है तो इस ज़ूफेन ने उनका अनगिनत बार इस्तेमाल किया है, जबकि हमारे मिस्टिकल हेवन सेक्ट ने तो ऐसा सिर्फ एक ही बार किया है। मगर लेकिन आखिर अब इस एंड पे वो ज़ूफेन ही सभी लोगों के सामने एक नोबल हीरो बन करके क्यों दिख रहा है, जबकि हमारे प्रेस्टीजियस सेक्ट को पाखंडी कहा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों है। इधर एक्सीलेंट हायरन और बाइमी भी एक साथ खड़े होते हैं और तब एक्सीलेंट हायरन बाइमी से कहते हैं कि ये ओल्ड कोट ये 5 बार से डबल ड्रैगन गैदरिंग का जज रह चुका है, फिर भी ये पहली बार है जब मैं उसे इतना ज्यादा पक्षपाती देख पा रहा हूँ। अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट विनर है और बस इतना ही, तो इसमें क्या है, बस थोड़ा सा बेटर ही तो है। तो इस पे एक्सीलेंट बाइमी कहते हैं कि वो क्लियरली तुम्हारे डिमोनिक डिसाइपल को थोड़ी फेम दे रहा है। थोड़ी देर पहले मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो तुम्हारा पक्ष ले रहा था, लेकिन अब जबकि तुमने ही इसकी शुरुआत की है तो मैं तुम्हें बता दूं, अच्छे होने के बाद भी सिर्फ तुच्छता दिखना, ये कौन सी बात हुई। तो अब एक्सीलेंट हायरन उससे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है जब ज़ूफेन डबल ड्रैगन गैदरिंग में एंटर करेगा, तो तब हम दोनों ही उसे सिखाएंगे और तुम भी इसमें उतने ही शामिल हो। इस पर तो एक्सीलेंट भाई भी अपना मुंह मोड़ते हुए कहते हैं कि प्लीज, वो एक डिमोनिक कल्टिवेटर है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही सही है, जबकि मेरी टीचिंग्स तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सहायक के रूप में ही काम करेंगी, और मुझसे तो पूरी सच्चाई से सीखने वाला सिर्फ और सिर्फ ये नहीं हो सकता है। वो भले इस बार तो इस फाइट को हार गया, लेकिन मेरे अंदर सीख करके वो एक दिन जरूर एक ऊंची उड़ान बढ़ेगा। तुम ओल्ड टाइमर, तुम्हें तो बस हमारी करी गई डील को ही याद रखना है। एक्सीलेंट आयरन भी कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स, ये दोनों बाद में फिर से लड़ाई करेंगे ये देखने के लिए कि उन दोनों में कौन बेटर हो चुका है। तो फिर दोनों ही लोग खुश होते हुए हंस करके कहते हैं कि हाँ ये बात अब सेटल रही। और फिर इसी के साथ में वापस एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि रेफरी एल्डर सभी लोगों को बताते हैं कि हमारी इस बार की ये डबल ड्रैगन गैदरिंग अब यहीं पे खत्म होती है, और अब इसके बाद में सभी के सभी सेक्टरों की टीम्स की सिंगल बैटल और टीम बैटल के स्कोर्स को गिना जाएगा, इससे कि सभी सेक्टरों की आने वाली नई रैंक्स का हमें पता चलेगा। साथ ही हमारे इस वेस्टलैंड के 10 सबसे बेस्ट डिसाइपल्स को भी देखा जाएगा, और अब इस असेसमेंट में थोड़ा टाइम लगने वाला है, इसलिए अब तुम सब लोग आराम करने के लिए नीचे जा सकते हो। साथ ही ज़ूफेन और उसकी टीम वहीं पे एक जगह पर आराम करने के लिए आ गई होती है। ज़ूफेन भी काफी ज्यादा थकान की वजह से एक सीट के ऊपर आराम से बैठा हुआ होता है, और तभी वहाँ पे उसके सामने वेंडेबलियान आते हैं और उससे कहते हैं कि हे स्टीवर्ट ज़ू, व्हाट द हेल, आखिर अब तुम्हारे दिमाग में ये सब क्या चल रहा है। तुम फाइट तो
जीत गए, लेकिन आखिर फिर तुमने उस इनाम को क्यों नहीं लिया? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि 9 सेक्टों में सबसे ज्यादा टॉप पे आने वाले को कितना कुछ मिलता है? अगर ब्रदर यार तुमने तो बिना किसी परवाह के अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट को जीत हासिल करनी थी, मगर क्या तुम्हें पता है कि आखिर इससे मुझे कितना दर्द हुआ और इससे हमारे सेक्ट का कितना बड़ा नुकसान हुआ है? इस जीत से हम लोअर 3 सेक्टों से मिडिल 3 सेक्ट और उसके बाद सुपीरियर 3 सेक्ट और के बाद वेनेवलियन आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही जुवन कहता है कि और फिर परलोक से धार जाते। क्या आप ये चाहते हैं? जिसमें तो वेनेवलियन को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर जुवन ऐसा क्यों कह रहा है। जुवन उन्हें बताता है कि सबसे ऊंचे पेड़ को सबसे ज्यादा हवा मिलती है, मगर लेकिन डीमन स्कैमिंग सेक्ट एक छोटा सा सेक्ट है, अचानक से इतना जल्दी एक टॉप डॉग बन चुका है। तो तुम्हें नहीं लगता है कि ये चीज हमारे लिए कितनी ज्यादा हाईली डेंजरस भी है? लोगों में सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए जैसे कि सेक्टों में होती है, और बिना पावर और बिना सपोर्ट के इस तरीके का स्टेटस भी एक ही पल में बिखर जाता है। और इस डबल ड्रैगन गैदरिंग के इंटरेस्ट के तौर पर मैं नहीं चाहता कि हम लोग बहुत तेजी से बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाएं। इतनी ज्यादा वेल्थ, इतना ज्यादा धन हमारे ऊपर ही बोझ बन सकता है। अभी हमारा डीमन स्कैमिंग सेक्ट बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए वो इतने ज्यादा प्रेशर को नहीं झेल सकता, क्योंकि इस सबसे वो सभी लोगों का एक इजी टारगेट बन जाएगा। जुफेन की ये सारी बातें सुनकर के वेनेवलगुई भी कहते हैं कि हाँ, जुफेन बिल्कुल सही कह रहा है। अचानक से इतने नीचे से सीधा टॉप सेक्ट की पोजीशन को नहीं ले सकते, वरना इससे हम ही लोग एक काफी बड़े खतरे में फंस जाएंगे। वेनेवलगुई की ये बात सुनकर तो इधर वेनेवलियन को भी थोड़ी शांति मिलती है। वेनेवलियन जुफेन से कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये तो एक काफी ज्यादा शर्म की बात है जो कि हम जैसे ग्रेट वेनेवल्स भी अंधे हो गए और इस तरीके की बात को नहीं समझ पाए। जुफेन, वो तो भगवान का शुक्र है कि तुम हमारे साथ इस डबल ड्रैगन गैदरिंग के इंचार्ज रहे हो। जुफेन कहता है कि हाँ बिल्कुल, किसी को भी एक बार में ही मोटा नहीं हो जाना चाहिए, वरना उसके होने वाले परिणाम लाभ के लायक बिल्कुल नहीं होंगे। और इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में हम लोग सिर्फ एक अच्छे रिजल्ट के लिए आए थे जो कि हमें ऑलरेडी मिल चुका है, और इतना हमारे सेक्ट को एक लंबे समय तक सपोर्ट और फ्यूचर डेवलपमेंट करने के लिए काफी है। तो इसलिए सबके एंड पे रैंकिंग्स कोई मायने नहीं रखती। हमें बस इतना ध्यान देना होगा कि ये काम बाहरी इंटरफेरेंस के बिना हो, और ये यहाँ मौजूद प्रमुख सेक्टों के बीच एक नियंत्रण और संतुलन के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हमें इस चीज के ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है। इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में अंडरडॉग बनकर के एक बड़ा इनाम जीतना, ये तो बस इस प्रतियोगिता में हमारी जीत का बस सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि असली जीत तो बाकी के टॉप सेक्टों से दोस्ती व्यवहार करने में है। पहले से मिडिल 3 सेक्टों में से एक डीमन सोल सेक्ट के ऊपर हमारा ऑलरेडी एक फेवर है, इसकी वजह से उसे हमारे साथ में फ्रेंडली होना चाहिए, और साथ ही स्वॉर्ड गॉड सेक्ट भी उस बैटल की वजह से हमारा फ्रेंड बन चुका है, शायद हमारे लिए एक अच्छा सहयोगी, एक अच्छा अलाई होना चाहिए। और रही बात सुपीरियर 3 सेक्टों की, तो भले ही मैंने येलन को काफी ज्यादा हेवीली इंजर्ड कर दिया है, क्योंकि ब्रदर वुकिंग एक मैन ऑफ ऑनर है, इसलिए हमारे लिए उसके करीब पहुंचना आसान होना चाहिए। जबकि रही बात हेलियन फ्लेम की, तो हेलियन फ्लेम तक शायद थोड़ी मेहनत करके पहुंचा जा सकता है। तो इधर तीनों के तीनों वेनेवल्स ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। उन्हें पता है कि ऑलरेडी उनके हेलियन फ्लेम के एक डिसाइपल यानमो के साथ में फाइट हो चुकी है। तो उसी बात को याद करते हुए कोई लैंग्वेज जुफेन से कहता है कि स्टीवर्ट जू, आपको याद है कि लास्ट टाइम आपने यानमो को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, तो फिर इस सब के बाद में आखिर हम उसके करीब कैसे पहुंच सकते हैं? जिस पे जुफेन उन लोगों से कहता है कि इसी चीज को कहते हैं कि किसी बुक को उसके कवर को देख करके ही जज कर देना, लेकिन मुझ पे विश्वास करो, हेलियन फ्लेम तक पहुंचा जा सकता है।